हेलो, नमस्ते। सभी को मेरी नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आपका सबका स्वागत है। वेलकम वेलकम टू माय चैनल। चलिए, आज हम ऑर्गेनिक मैन्योर, फर्टिलाइज़र एंड बायो फर्टिलाइज़र टॉपिक पर कुछ चर्चा करते हैं। एक दूसरे को कुछ समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और ये बतानी है, आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं आ रहे। आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, उस कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम डालें। मैं आपकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उस टॉपिक्स को, आपकी डिमांड की टॉपिक्स को भी मैं पूरा करूँगा। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है: ऑर्गेनिक मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स पे बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स कार्बनिक खाद के रूप में जिसे हम समझते हैं। तो कार्बनिक खाद से मतलब है, ऑर्गेनिक मैन्योर से मतलब है एनिमल, प्लांट्स एंड अदर रिसोर्सेज से, कि उनकी जो वेस्ट होते हैं, यानी कि एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट एंड अदर वेस्ट, या उनके बाई प्रोडक्ट्स को हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स के रूप में जानते हैं। और ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स सॉइल के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देते हैं। साथ ही साथ ये सॉइल इन्वायरमेंट को भी, सॉइल के फिजिकल इन्वायरमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं। सॉइल के अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसके इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं, और हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराते हैं। और इसको हम जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को हम ऑर्गेनिक एनिमल और प्लांट्स वेस्ट के रूप में जो डिवाइड करेंगे, उसमें एक तो एनिमल और प्लांट्स वेस्ट हो गया, इसके अलावा हो गया ग्रीन मैन्योर्स। तो जो एनिमल और प्लांट वेस्ट हैं वो पूर्णतः डिकम्पोज होते हैं, यानी कि अपघटित होते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी इसमें आ जाएगा। वर्मी कंपोस्ट भी डिकम्पोज होगा। और जो ग्रीन मैन्योर्स होंगे, हरी खाद जो होंगी, वो डिकम्पोज नहीं होती। बट जब हम ग्रीन मैन्योर्स को जब हम सॉइल में अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन सॉइल के अंदर कर देते हैं, तो वो बहुत तेजी के साथ में डिकम्पोज हो जाती है। यानी कि वो पहले से डिकम्पोज नहीं है ग्रीन मैन्योर, उसको हम ग्रीन प्लांट टिश्यूज कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। ग्रीन प्लांट टिश्यूज को जब हम सॉइल में अप्लाई करेंगे, सॉइल के अंदर उसका एप्लीकेशन होगा, उसमें प्रयोग करेंगे, तो वो बहुत ही तेज़ी से डिकम्पोज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो एनिमल और प्लांट वेस्ट, जिसमें आपका हो गया FYM, वेल रॉटन FYM, पूर्ण तरह सड़ा हुआ फार्म यार्ड कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये तो हो गए डिकम्पोज्ड। और ग्रीन प्लांट टिश्यूज के अंतर्गत आ गई सभी ग्रीन मैन्योर्स, चाहे वो ढैंचा है, मूंग है, उड़द है, जो भी आप हरी खाद के रूप में लगा रहे हैं, वो जब उसे हम सॉइल के अंदर प्रयोग करेंगे तो वो तेज़ी के साथ डिकम्पोस्ट होने लगेगी। तो ये हमारी सॉइल को इम्प्रूव करते हैं और इनके द्वारा सॉइल का वातावरण स्थिर होता है। और ये क्या है, एक बार चलिए मैं आपको एक चार्ट के द्वारा दिखा रहा हूँ। देखिए, ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स में आपने देखिए मैं दिखाया हुआ है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, मतलब स्थूल कार्बनिक खाद, जिनकी अधिक मात्रा देने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें होता क्या है, जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स की अपेक्षा इनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और इनमें अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब जो स्थूल ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, ये मेनली डेराइव्ड फ्रॉम एनिमल, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट।
ये क्या होंगे, ये मुख्य रूप से जंतु, पादप और अन्य कार्बनिक वेस्ट के द्वारा उत्पादित होंगे, व्युत्पादित होंगे। और इसमें क्या होगा, वेल डिकम्पोज एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिक रेसिड्यूज से उत्पन्न होने वाली कौन सी चीज हो गई, FYM, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। जबकि दूसरे क्या है, ग्रीन प्लांट टिश्यूज। ग्रीन प्लांट टिश्यूज में ये क्या होगा, ये डिकम्पोज नहीं होती, अनडिकम्पोज्ड फॉर्म में होती हैं। और जब जैसे ही हम इसको सॉइल में इसका एप्लीकेशन करते हैं, सॉइल में इसको मिलाते हैं हरी खाद को, तो ये तेजी के साथ में डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि डिकम्पोजिशन के प्रति अति संवेदनशील होती है ये। अब देखिए कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। कंसंट्रेटेड, जैसा मैंने अभी बताया था कि ये इनकी अपेक्षा इनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है, और जिसके कारण इनका एप्लीकेशन सॉइल में अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है। इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी और इसकी अपेक्षा कम मात्रा में प्रयोग होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखिए, ऑयल केक्स, मीट मील, ब्लड मील, बोन मील, अदर्स में गुआनो, पक्षी की खाद वगैरह, समुद्री खाद, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब आप देखिए ऑयल केक्स में भी देखिए दिखाया एडिबल ऑयल केक्स और नॉन एडिबल ऑयल केक्स। एडिबल ऑयल केक्स तो ये जो खाने योग्य है, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सरसों, मूंगफली की खल। और नॉन एडिबल में महुआ की खली, नीम की खली, जो पशुओं के द्वारा खाई नहीं जाती, वो नॉन एडिबल में आ जाएगी। तो आपने देखा इस तरीके से ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया ग्रीन मैन्योर्स का। आपने जान लिया कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स में तो जो एनिमल और प्लांट वेस्ट हैं जो डिकम्पोज्ड हैं, और दूसरी कैटेगरी है प्लांट टिश्यूज, ग्रीन प्लांट टिश्यूज, जो सॉइल में एप्लीकेशन के बाद में डिकम्पोज हो जाती है। दूसरा इसमें थे कंसंट्रेटेड में आपकी बोन मील, ब्लड मील, गुआनो, ये ऑयल केक्स, ये सब कंसंट्रेटेड के मैन्योर्स के उदाहरण हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स आपने यूज किया, ये सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाएगा, जीवांश की मात्रा बढ़ाएगा। जब सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता हो जाएगी तो सॉइल माइक्रोब्स भी अपेक्षाकृत अधिक होंगे, उनकी एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। और जब सॉइल माइक्रोब्स एक्टिव होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, सॉइल का फिजिकल एनवायरनमेंट इम्प्रूव होगा, और सॉइल से प्राप्त होने वाला, सॉइल के अंदर जो हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू अपेक्षाकृत अधिक होगी, स्वस्थ होगी, और वो केमिकल फ्री होगी। तो मैं समझता हूँ ऑर्गेनिक मैन्योर्स आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। चलिए देखिए, ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स हो गया। अब हमने टॉपिक हमारा था ऑर्गेनिक मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स आपने देखा कि ये हमने जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स की बात करी थी, ये ऑर्गेनिक नेचर के हो गए, ऑर्गेनिक मैन्योर्स ऑर्गेनिक नेचर के हो गए। और जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, फर्टिलाइजर्स में मेनली क्या होगा, इसकी एनालिटिकल वैल्यू और प्लांट न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, पौधों को प्लांट न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबल फॉर्म में सप्लाई देने वाले और एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन युक्त पदार्थ को हम फर्टिलाइजर्स के रूप में जानते हैं, जो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। अधिकांश फर्टिलाइजर जिनकी एक एनालिटिकल वैल्यू और पौधों को अवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने की कैपेबिलिटी के आधार पर जिनकी एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है के रूप में हम जानते हैं फर्टिलाइजर्स को। यानी कि पौधों को पोषक तत्व
उपलब्ध मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता जिसमें हो और जिसकी नेचर अधिकांश से जिनकी नेचर इनऑर्गेनिक होती है, अकार्बनिक होती है, उसको हम फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। और ये मुख्यतः विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के उत्पाद होते हैं। और फर्टिलाइजर्स को हम उनमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर हम उनको विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब वो कौन से भाग हैं? जैसे कि कंप्लीट फर्टिलाइजर। कंप्लीट फर्टिलाइजर से मतलब है कि जिसमें कंप्लीट, यानी कि आप देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि जो कंप्लीट फर्टिलाइजर कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पूर्ण है। और यहाँ पूर्ण कैसे मानी जाएगी कि जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं या मेजर के प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी कि जिस फर्टिलाइजर के अंदर तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, NPK अवेलेबल होते हैं, उसको हम कंप्लीट फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब अगली कैटेगरी है इसकी है इनकम्प्लीट। अब देखिए, अभी जब जहाँ तीनों की उपस्थिति हुई तो वो कंप्लीट हो गया, और जब तीनों में से कोई सा भी एक नहीं होगा, एक का अभाव होगा, तो उसे हम इनकम्प्लीट कह देंगे। यानी कि NPK में से कोई सा भी एक फर्टिलाइजर अगर उसमें नहीं है, किसी भी एक फर्टिलाइजर का उसमें अभाव है, एक न्यूट्रिएंट का अभाव है, तो हम उसको इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। अब अगला इसकी क्लासिफिकेशन में इसका अगला पॉइंट है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। स्ट्रेट फर्टिलाइजर से मतलब है कि जिन फर्टिलाइजर्स में केवल एक न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हो, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं NPK, उनमें से किसी भी एक की उपस्थिति हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम में से जब कोई एक न्यूट्रिएंट्स पौधों को उपलब्ध हो पाता हो, तो ऐसे फर्टिलाइजर्स को हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और चौथा क्लासिफिकेशन है इसका मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर के अंतर्गत हम उन फर्टिलाइजर को रखते हैं कि जिनमें इनमें से किसी सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, एक इम्पोर्टेंट कॉल सुननी पड़ गई। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे मिक्स्ड फर्टिलाइजर की, मिक्स या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी हम इसे कह देते हैं। तो इसके अंतर्गत हम उन फर्टिलाइजर्स को रखेंगे जो किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा जिसमें एक से अधिक फर्टिलाइजर्स की, एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता हो, उसको हम मिक्स्ड फर्टिलाइजर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हो गए फर्टिलाइजर्स का क्लासिफिकेशन। अब देखिए, मार्केट में ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी है वो ऐसे ही फर्टिलाइजर्स की है, या तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर्स होंगे, या फास्फोरस युक्त होंगे, या पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर्स होंगे। और हमारे फार्मर्स भी मेनली इन्हीं केमिकल फर्टिलाइजर्स का अपनी खेती में अधिकांश से प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, जिसको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। और फास्फोरस फर्टिलाइजर्स के लिए हम देखते हैं DAP वगैरह मिल जाती है। और पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश और मार्केट में मिलते हैं। साथ ही साथ फास्फोरस की उपलब्धता के लिए रॉक फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मार्केट में यही फर्टिलाइजर अवेलेबल रहते हैं, और हमारे कृषक भाई भी, हमारे सब किसान भी इन्हीं फर्टिलाइजर्स का अधिकांश से प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी जिंक फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी भी फार्मर्स को होती है, तो जिंक फर्टिलाइजर्स के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग कर लेते हैं, और बोरोन के लिए बोरेक्स वगैरह का हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और किसान इनकी सप्लाई देते हैं। तो इन फर्टिलाइजर्स को देने के बाद में हमारी सॉइल की जो फुल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पाती। ये तो ठीक है कि हमारी सॉइल को इन फर्टिलाइजर्स के द्वारा NPK की सप्लाई दे दी जाती है, NPK की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाती है, लेकिन बाकी के जो
तत्व हैं, जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो एलिमेंट्स हैं, उनमें उनका सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी बनी रहती है। और जो हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, वो उनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा तो कम होती है अपेक्षाकृत, लेकिन उसमें लगभग सभी तत्वों की पूर्ति हमारी सॉइल को हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपने, अब देखिए, ऑर्गेनिक मैन्योर्स जान लिया, आपने फर्टिलाइजर्स जान लिया। और अब चलिए बात करते हैं हम बायो फर्टिलाइजर्स की। बायो फर्टिलाइजर, देखिए बायो फर्टिलाइजर, बायो यानी कि जैविक, जैव उर्वरक। अब ये जैव उर्वरक से क्या मतलब है, यानी कि वो उर्वरक या वो पदार्थ जो हमारी मृदा को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करा रहे हैं और जिनका बेस कैसा हो, जैव आधारित हो, जो जैव पर निर्भर करते हो, चाहे वो पशुओं के द्वारा प्राप्त हो रहे हो, चाहे वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त हो रहे हो, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा अवेलेबल हो रहे हो, यानी कि वो सभी पदार्थ जो हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करा रहे हैं, उनको हम बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। या अगर हम इनको बायो इनोकुलेंट्स कहें तो वो भी ठीक होगा, जैसे कि जो एक टाइप से कल्चर के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग कल्चर का हम प्रयोग कर देते हैं। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो पौधों को हमारी सॉइल के द्वारा नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं, और जो कुछ फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग में होते हैं, फास्फोरस को घोलक सॉल्वलाइजिंग फॉर्म में लाते हैं, और कुछ सेलुलाइटिक होते हैं, सेलुलोज का डिकम्पोजिशन कर देते हैं, लिग्निन का डिकम्पोजिशन कर देते हैं। और इसके अलावा ऐसे भी हमारी क्रॉप्स के आधार पर भी इनोकुलेंट्स को हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कुछ हमारी लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स होती हैं, उसमें हम राइजोबियम कल्चर का यूज करते हैं। जो सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं उसमें हम एजोटोबैक्टर का, एंजियोस्पाइरिलम का, एजोला का, ब्लू ग्रीन एल्गी का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका क्लासिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। देखिए बायो फर्टिलाइजर को हमने एन यानी कि नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर, फास्फोरस बायो फर्टिलाइजर और सेलुलाइटिक या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर के रूप में हम इसको हम डिवाइड करते हैं। जो एन बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये आप देखिए लेग्यूम्स में आपने देखा होगा, लेग्यूम्स जो दाल वाली फसलें होती हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है राइजोबियम। इस राइजोबियम को हम कैसा बैक्टीरिया मानते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक मतलब एक सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस को मैं आपको समझाता हूं कि एक ऐसा जीवन जो साथ साथ, दो जीवों का एक ऐसा जीवन जो साथ साथ मिलकर आपस में जीवन यापन कर रहे हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए, किसी को किसी से हानि नहीं हो रही और दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। एक दूसरे से कुछ ले रहा है तो दूसरा भी बदले में उसे कुछ दे रहा है। जैसे कि हम बात करें इस राइजोबियम की, तो राइजोबियम जो लेगुमिनेसी फैमिली के पौधे होते हैं, उनकी रूट्स की में नोड्यूल्स पाई जाती हैं। उन नोड्यूल्स के अंदर ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर से जो वातावरण में फ्री नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके सॉइल के अंदर अवेलेबल कराता है, और बदले में इसे वहाँ रहने के लिए स्थान मिला हुआ है और भोजन मिलता है। तो इस तरीके से ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल हो गया। ये हमारे पौधों को, लेगुमिनेसी फैमिली के पौधों को नाइट्रोजन अवेलेबल करा रहे हैं। दूसरे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में आपने देखा सीरियल्स क्रॉप्स जो होंगी, जैसे गेहूं धान वगैरह जो हैं, गेहूं धान मक्का वगैरह, इसमें देखिए कौन से बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एजोटोबैक्टर, एंजियोस्पाइरिलम, एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये एजोटोबैक्टर्स, इसका भी कल्चर आता है, मार्केट में अवेलेबल है। एंजियोस्पाइरिलम का भी है, और एजोला एक वाटर फर्न है, जलीय फर्न है, एक्वेटिक फर्न कहलाती है,
और बीजिए जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में जानते हैं। ये भी धान की पैडी क्रॉप्स में इसका यूज होता है, एजोलो का भी और ब्लू ग्रीन एल्गी का भी। फिर इसके बाद में देखिए फॉस्फोरस बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इसमें पीएमबी, पीएसबी यानी कि फॉस्फेट मोबिलाइजर बैक्टीरिया या फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। जो सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया हैं उसमें एग्जाम्पल है देखिए बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। ये क्या करते हैं, देखिए फॉस्फोरस का एक बहुत बड़ा भंडार हमारी सॉइल के अंदर इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है और वो हमारी सॉइल हमारी क्रॉप्स को अवेलेबल नहीं हो पाता। वो अवेलेबल कब होगा, जब वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बैक्टीरिया, ये जो मैंने देखिए एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, ये बैक्टीरिया का क्या करेंगे, ये उस इनसॉल्युबल फॉर्म वाली फॉस्फोरस को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और हमारे क्रॉप्स को फॉस्फोरस अवेलेबल हो जाएगा। दूसरे हैं फॉस्फेट एब्जॉर्बर। फॉस्फेट एब्जॉर्बर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है वैम। वैम हम कहते हैं वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये वास्तव में वैम क्या है, ये भी एक तरीके का एक सिम्बायोसिस है। ये जो फंगस होती है, फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स का एक एसोसिएशन है, यानी कि वैम फंगस और उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में एक सिम्बायोसिस के रूप में ये रहता है और ये पौधों को फॉस्फोरस अवेलेबल कराता है। तीसरी कैटेगरी के मैंने बताया आपको सेलुलाइट या ओएमडी, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर। इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक है सेलुलाइटिक ऑर्गेनिज्म जो सेलुलोज को डिकम्पोज करते हैं, इसके एग्जाम्पल सेलुलोमोनास, ट्राइकोडर्मा, स्पोरा। और दूसरे हैं लिग्नोलाइटिक, ये लिग्निन को डिकम्पोज करेंगे, जैसे कि आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोप्स, और दूसरे हैं अगेरिकस। अगेरिकस को आपने बहुत देखा होगा, मशरूम के रूप में जिसे आप जानते हैं। ये सेलुलाइटिक या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर जो होते हैं वो इस अगेरिकस को डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बायो फर्टिलाइजर्स भी आपने देखे। तो बायो फर्टिलाइजर्स का यूज हमें अपनी खेती में बढ़ाना चाहिए, इसके कल्चर हमें अधिक से अधिक प्रयोग करने चाहिए। और इसके जो कल्चर का हम प्रयोग करते हैं वो इसके जो कल्चर आते हैं वो 200 ग्राम के पैकेट्स इनके मिलते हैं, चाहे वो आप लेगुमिनेसी फैमिली के पौधों के लिए ले लीजिए, चाहे सीरियल क्रॉप्स के लिए ले लीजिए। सीरियल्स क्रॉप्स के लिए आपको नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी के लिए मिलेगा एजोटोबैक्टर, और जो लेगुमिनेसी फैमिली के हैं उनके लिए आपको राइजोबियम। तो इसको अगर आप सीड में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 20 ग्राम कल्चर 2 किलो सीड में हम इसको मिलाते हैं और हम इसका यूज कर लेते हैं। और अगर हम इसका सॉइल में ही प्रयोग करें तो लगभग 2 किलो कल्चर को हम लेंगे और उसे लगभग 25 किलोग्राम कंपोस्ट और 25 किलोग्राम सॉइल में मिक्स करके हम इसका ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा सॉइल में उपयोग कर लेते हैं। और हमारे जिसके द्वारा सॉइल में इन माइक्रोब्स की संख्या में वृद्धि होती है, उनकी सक्रियता में वृद्धि होती है, और वो माइक्रोब्स हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और सॉइल के फिजिकल एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सॉइल में जो क्रॉप उगाई गई है वो क्रॉप उसके प्रोडक्ट में की न्यूट्रिएंट वैल्यू, अच्छी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, वो अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते। जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का अधिक यूज करने से हमारी सॉइल, हमारा पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, सॉइल
का फिजिकल एनवायरनमेंट डिक्रीज होता है और उसके जो प्रोडक्ट उससे जो प्राप्त होते हैं उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है और उसमें केमिकल का अधिक समावेश हो जाने के कारण वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक हानिकारक बन जाते हैं कभी कभी, तो उनकी अधिक मात्रा हो जाने से, और हमारे पशुओं के लिए हानिकारक, हमारे लिए हानिकारक, हमारे वातावरण के लिए हानिकारक। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी सॉइल में, हम अपनी खेती में केमिकल फर्टिलाइजर को धीरे धीरे कम करते चले जाएं और ऑर्गेनिक मैन्योर्स को, बायो फर्टिलाइजर्स को अपने व्यवहार में बढ़ाते चले जाएं। इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें और उनका कम से कम प्रयोग करें, और इस तरीके से हम इस समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने वातावरण के लिए शायद हम कुछ कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं आपके टॉपिक को इसको ही विराम दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने आज देख लिया ऑर्गेनिक मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, आगे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।